फर्स्ट चैप्टर्स कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के 10 न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। अब न्यूमेरिकल्स नंबर 11 से ले रहे हैं। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। हमें दो धनावेश दिए गए हैं, उन्हें 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर बताया है और वे दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे और जो बल उनमें लगा है फोर्स हमें दिया हुआ है 18 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने फोर्स जो 18 न्यूटन है उसे नोट किया। 18 न्यूटन का फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है। साथ में जो दोनों आवेश हैं वो 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो R इक्वल टू हमने नोट किया 0.1 मीटर। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम है। जो दोनों आवेश हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 9 माइक्रो कूलम आता है। हमसे उन दोनों आवेशों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात कराई है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला आवेश है Q1 वह Q माइक्रो कूलम है। इसे कूलम में चेंज करने के लिए माइक्रो हटाकर 10⁻⁶ लगाएंगे तो ये कूलम में आ जाएगा। इसके बाद जो Q2 है उसे हम 9 माइनस Q माइक्रो कूलम लेंगे। क्योंकि दोनों आवेशों का योग 9 दिया है तो अगर हम Q1 में Q2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर Q में 9 माइनस Q अगर ऐड करेंगे तो Q कैंसिल होकर के 9 बचेगा। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 आएगा और यही हमें दिया है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम है। इसलिए हमने Q1 को Q माना है तो Q2 को 9 माइनस Q माना है। इसे भी हम माइक्रो हटा देते हैं इसका, तो ये 9 माइनस Q इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके बाद कूलम्स लॉ से प्राप्त फॉर्मूला है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स का, उसे नोट करते हैं। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स F इक्वल टू 18 दिया हुआ है। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू हमने Q इंटू 10⁻⁻⁶ है। इसके बाद Q2 की वैल्यू है 9 माइनस Q इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर में हमें R की वैल्यू दी हुई है 0.1, तो ये 0.1 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब सॉल्व करेंगे। 18 की अपॉन में 9 इक्वल टू, बाकी कैलकुलेशन हम यही रख रहे हैं, 10⁻⁻⁶ और -6 ये -12 हो जाएगी और -12 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 यहाँ पर बचेगी, तो 10⁻⁻³ बन गया। इसके बाद Q और 9 माइनस Q का ब्रैकेट बन गया है Q 9 माइनस Q। अब नीचे 0.1 स्क्वायर है, ये 0.01 बनेगा। 0.01 9 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 इक्वल टू 10⁻⁻³ है और 0.01 का मतलब है 10⁻⁻² बन जाएगा ये। तो ये Q और 9 माइनस Q, ये पावर यहां से हम सोल्व करेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻² क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 10⁻⁻³ इक्वल टू Q 9 माइनस Q। इसे हम सोल्व करते हैं, 3 पावर प्लस हो जाएगा ऊपर, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻1 बचेगा। उसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और Q के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9Q माइनस Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का टर्म साइड में लाकर प्लस कर लाएंगे, माइनस का 9Q हो जाएगा और 20 प्लस इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात इक्वेशन आ गई है Q में। इसे फैक्टर करेंगे और यहाँ से Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए 20 के फैक्टर में यहाँ पर करने हैं। उसके लिए हमने 9 को लिखा 5 प्लस 4 Q प्लस 20 इक्वल टू 0। Q स्क्वायर माइनस का 5Q माइनस 4Q प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें से हमने Q को कॉमन निकाला तो Q माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया तो Q माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने Q माइनस 5 और फिर Q माइनस 4। अब जब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेकर के चलेंगे तो वहां से वैल्यू Q की 5 मिल जाएगी, यहाँ से चलेंगे तो 4 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें जो Q की वैल्यू मिलेगी वो 5,4 माइक्रो कूलम मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इसमें से 5 वैल्यू लेते हैं और 5 वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं Q1 में 5, तो उसका Q1 5 माइक्रो कूलम हो गया है, तो Q2 9 माइनस 5 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। और अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर तो 9 माइनस 4 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये कि अगर Q1 5 है तो Q2 9 माइनस 5 4 है, और अगर Q1 4 है तो Q2 5 होगा।
दोनों वैल्यू इस तरह से निकाल जाएंगे, यदि Q1 इक्वल टू 5 है तब Q2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम होगा। और यदि Q1 4 माइक्रो कूलम है तब इसी तरह सोल्व करके Q2 जो है वो 5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों आवेशों में से एक 4 माइक्रो कूलम का होगा तो एक 5 माइक्रो कूलम का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भुजा ए वाला एक वर्ग हमें दिया गया है, एक ऐसा स्क्वायर, ऐसा वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, उसके 4 कॉर्नर है ए बी सी डी। इनमें से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा है, अर्थात चारों कोनों पे जो आवेश है वो क्यों रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल हमसे कैलकुलेट करवाया गया है। इसके लिए पहले हम इसे फिगर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ किया है। इसके जो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं, उन पर हमें समान आवेश रखना है, Q, Q, Q और Q। चारों कॉर्नर पे Q आवेश है। इन कॉर्नर पे आवेश हमने दिखा दिया है। इन कॉर्नर्स को हम नाम दे देते हैं, A, B जो क्वेश्चंस में हमें दिए हैं, C और D। इसका एक विकर्ण दिखा देते हैं B से D को मिलाकर के। जो प्रत्येक भुजा हमें दी हुई है वर्ग की वो A दी है, तो प्रत्येक भुजा A हो जाएगी। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो A है, वर्ग की भुजा इक्वल टू A। अब हमें विकर्ण याद करना है यहाँ पर। तो विकर्ण जो होता है वो भुजा √2 होता है, तो A√2, यहाँ से विकर्ण जो है BD हमने याद कर लिया है A√2। तो स्टूडेंट्स D पर जो आवेश रखता है Q, इस पर लगने वाला बल हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो एक तो A पर रखे आवेश के कारण लगेगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो दिखाई जा रही है, ये फोर्स लगेगा, वो फोर्स F से दिखाया है। और जो D पर रखा है उस पर लग रहा है वो A पर रखने के कारण लग रहा है, तो इसे FDA से प्रदर्शित करेंगे। अब ऐसे ही B के कारण जो D पर लगेगा उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स D पर लगा है और B के कारण लगा है। अब इसी तरीके से इस D पर इस C पे जो आवेश रखा है उसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये फोर्स हो गया है। और इस जो D पे लगा है और C के कारण लगा है तो हम FDC से दिखाते हैं। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल होगा। वर्ग का विकर्ण है, भुजा के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यहां पर भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम A के कारण D पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकाल रहे हैं। A पर रखे आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल जिसे हमने प्रदर्शित किया है FDA से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम्ब्स लॉ जो है उसमें लगा रहे हैं फॉर्मूले में। Q1 के स्थान पर आवेश Q है इंटू Q2 क्या है, स्थान पर जो D पर रखा आवेश Q है, और अपॉन R स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस वो हमारे पास A प्रदर्शित है, तो A स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सोल्व करके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसके बाद अब जो हम फोर्स निकालेंगे वो D पर ही निकालेंगे, लेकिन जो B पर जो आवेश रखा है उसके कारण D पे जो फोर्स लगेगा वो हम ज्ञात करेंगे। वो हमने दिखाया है FDB से। फोर्स D पर जो लग रहा है B वाले के कारण जो लग रहा है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 और Q2 की जगह Q इंटू Q आएगा, तो Q इंटू Q से वो Q स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा, तो A√2 का स्क्वायर होगा। तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर, और ये बना A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर किया तो 2 बन गया, तो 2A स्क्वायर हो गया। इसके बाद इस D पर ही जो C पे आवेश रखा है उसके कारण लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। D पर लगने वाला C के कारण FDC 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 इंटू Q2 से Q इंटू Q बनेगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A से रिप्रेजेंट है तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने D पर लगने वाले जो बल हैं वो ज्ञात कर लिए हैं। अब हम परिणामी फोर्स निकालेंगे D पर, जो परिणामी बल लगेगा बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स याद कर रहे हैं यहाँ पर, F से रिप्रेजेंट किया हमने इसको, FDB, इन सभी को हम FDB डायरेक्शन में लेंगे। FDB हमने पहले लिखा है, प्लस अब जो FDC है ये, इस FDC का इस FDB डायरेक्शन में जो है घटक तोड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे इसका, FDC का FDB में। एंगल हमें पता है, जिस डायरेक्शन से एंगल पता होता है उसमें घटक कोस में टूटता है, तो FDC का घटक इस डायरेक्शन में आएगा, FDC cos 45। तो ये बन गया FDC cos 45 डिग्री, प्लस ऐसे ही जो FDA है उसको जब हम FDB की डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो यहां पर भी FDA cos 45 ये टूट जाएगा, तो यहां आएगा FDA cos 45 डिग्री। अब जो वैल्यू को रखते हैं FDB के स्थान पर, हम FDB की वैल्यू को रखेंगे, जो FDB की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन 4 2A स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख लिए। इसके बाद प्लस FDC की वैल्यू रखेंगे, FDC की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसके बाद cos 45 डिग्री की वैल्यू को हमने रखा 1/√2। अब प्लस FDA की वैल्यू रखेंगे, FDA की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और cos 45 डिग्री को 1/√2 लिख दिया है। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, Q स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन लिया है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया है, साथ में A स्क्वायर भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो A स्क्वायर भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/√2 और प्लस 1/√2, इस तरीके से बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ब्रैकेट में जो संख्या है उसे हम सोल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस ये 1/√2 में 1/√2 जब ऐड हो जाएगा तो 2/√2 बना, √2 से कैंसिल होकर ऊपर जो √2 बन जाएगा, तो फाइनल इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें हमें दो बिंदु आवेश प्लस 4E तथा प्लस E एक दूसरे से स्मॉल a डिस्टेंस पर दिए हैं, और एक तीसरा बिंदु आवेश Q को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ये हमसे पूछा गया है। तो दो बिंदु आवेश जो हमें दिए हैं उनमें से एक बिंदु आवेश को +4 ही बोला है, और दूसरे बिंदु आवेश को E बोला है, तो हमने दिखा दिया है यहाँ पर 4E और E। इनमें से जो 4E है उसे हम Q1 कह सकते हैं, और जो E है उसे हम Q2 कह सकते हैं। तो इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस पर कहा है कि तीसरा बिंदु आवेश है Q, लेकिन हमसे पूछा गया कि वो कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमने मान लिया है कि बिंदु आवेश Q को यहाँ रख दिया गया है, ये A बिंदु और B और जो माना C पर रख दिया गया है, और साथ में हमने ये मान लिया कि जो बिंदु आवेश है C, ये पहले वाले आवेश 4E से x दूरी पर है। हमें दोनों आवेश जो 4E और E है उनको a दूरी पर रखा है, दिया हुआ है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने a दिखाई, a डिस्टेंस हो गया ये, और चूंकि हमने x मान लिया है तो E से जो डिस्टेंस रह जाएगी इस Q की, वो a में से इस a में से इस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस x आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें पहले a के कारण इस C पर
लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। तो विद्युत बल की जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो विद्युत बल की जो डायरेक्शन है, क्योंकि प्लस आवेश है और उसके कारण जब हम किसी बिंदु पर पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसकी दिशा प्लस से हटकर होती है और बल की दिशा भी उसी दिशा में होती है, तो इस डायरेक्शन में E1 हो जाएगा, तो F1 भी इसी दिशा में होगा। अब ऐसे जब इसके कारण इस पर निकालेंगे तो उसकी जो बल की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में जाएगी, क्योंकि प्लस आवेश है और प्लस के कारण जब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो प्लस से वो हट करके होती है और जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी दिशा में विद्युत बल होता है, तो F2 इस डायरेक्शन में आ गया है। तो स्टूडेंट मेरे +4E के कारण इस Q आवेश में लगने वाला फोर्स F1 कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम कूलाम का नियम यूज करते हैं। 4E आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल हम ज्ञात कर रहे हैं, F1 कूलाम का नियम से यूज होगा। F1 9 = 9 × 10⁻⁹ Q1 के स्थान पर हमें 4E दिया है, जो Q2 के स्थान पर हम यहाँ Q लेकर के चलेंगे। फिगर में हमने Q1 और Q2 शो किया है, लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 का वर्क ये दोनों कर रहे हैं, तो यहाँ से हम चाहे Q1 Q2 हटा सकते हैं, कंफ्यूजन दूर होगा। तो हम यहाँ पर सीधे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 हमने 4 × Q ले लिया है, अपॉन R² के स्थान पर यहाँ से हमने x² लिया और इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद अब हम E के कारण C पर लगने वाला विद्युत बल यानी F2 ज्ञात करेंगे। तो F2 जो हम निकालेंगे 9 × 10⁹ फॉर्मूला कूलाम नियम ही अप्लाई कर रहे हैं। Q1 के स्थान पर हमने E लिखा और Q2 के स्थान पर यहाँ से Q और अपॉन R² के स्थान पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A - x को लिया, उसका स्क्वायर बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस Q पर लगने वाला बल निकाल लिया है, 4E के कारण भी और E के कारण। फिगर में जैसे रिप्रेजेंट है कि F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट है और चूंकि संतुलन स्थिति है तो F1 F2 बराबर भी होंगे, तो इसलिए संतुलन स्थिति के लिए F1 F2 को बराबर रखते हैं। तो स्टूडेंट संतुलन अवस्था में F1 = F2 और F1 और F2 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो नोट करते हैं। F1 है हमारे पास 9 × 10⁹ 4E × Q अपॉन x² इक्वल टू है F2 की वैल्यू को रखना है 9 × 10⁹ E × Q अपॉन A - x²। ये हमने 2 से वैल्यू को रखा तो ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो गई है और यहाँ पर 4/x² बचेगा, साथ में बच रहा है यहाँ पर 1/A - x²। इसे हमने 2/x का होल स्क्वायर लिखा और इसे 1/A - x का होल स्क्वायर लिखा। स्क्वायर छोड़ने पर 2/x/1/A - x आएगा। क्रॉस मल्टीपल इसकी करते हैं तो आता है x = 2A - 2x, x 2x इधर आकर प्लस का हो जाएगा इक्वल टू में 2A, तो यह है 3x = 2A और यहाँ से हम x को फाइंड कर लेते हैं तो 2A/3। इसका अर्थ है कि जो पहला बिंदु आवेश 4E है उससे 2A/3 पर तीसरा बिंदु आवेश को रखा जाएगा तो बिंदु C पर हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं जो परस्पर 2 मीटर की डिस्टेंस पर दिए गए हैं और इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले भी दो बिंदु आवेश बनाते हैं, जिसमें से पहला बिंदु आवेश हमें 5 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया है और जो दूसरा बिंदु आवेश है वो 20 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया है। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई है और इसके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा ये हमसे पूछा है। मान लेते हैं कि ये वाला आवेश ये बिंदु पर है, ये वाला B बिंदु पर है और ये मान लेते हैं कि जो इन्हें मिलाने वाली रेखा है उसके किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र 0 है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 2 मीटर दी हुई है, तो हम A से लेकर के B तक के
देते हैं। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जो ए पर स्थित आवेश है पहले वाला, उससे x डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो फिर 2 में से ये x सब्ट्रैक्ट होकर के जो आगे डिस्टेंस बचेगी वह 2 माइनस x होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें इस बिंदु C पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो पहले उसके हम डायरेक्शन शो करते हैं इसके अंदर। तो प्लस आवेश के कारण जो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस प्लस से हट करके होगी, तो उसकी डायरेक्शन ये आएगी E1। ऐसे ही जब B पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि ये भी धन आवेश है तो वो भी इससे हट करके आएगी, तो उसकी डायरेक्शन आएगी E2। तो E1 और E2 दोनों डायरेक्शन को हमने शो कर दिया है इसमें। अब पहले A पर स्थित जो आवेश है उसके कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को हम ज्ञात करते हैं। 5 × 10⁻⁻19 कूलम के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला E के स्थान पर हमने E1 लिखा। 9 × 10⁻9 फॉर्मूला होता है Q/R²। तो Q के स्थान पर तो हमने आवेश दिया हुआ है 5 × 10⁻19 R² के लिए हम A से C तक की डिस्टेंस देखेंगे जो हमने x मानी है, तो ये x² हो जाएगा। साथ में ब्रैकेट में हम डायरेक्शन जो है वो लिखेंगे E1 की। तो E1 की डायरेक्शन हमने शो की हुई है। तो E1 की डायरेक्शन है वो C से B की ओर है, तो इसे हम CB दिशा कह सकते हैं, CB दिशा में, या फिर इसे AB दिशा भी कह सकते हैं। इसके बाद अब हम B पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 को ज्ञात करते हैं। तो E2 इक्वल टू आएगा 9 × 10⁻9, और इस बार आवेश है हमारे पास 20 × 10⁻19 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 2 - x है, तो 2 - x का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हम डायरेक्शन लिखेंगे। तो डायरेक्शन E2 की लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन C से A की ओर है, तो इन डायरेक्शन ऑफ CA, या फिर B से C की दिशा लिख सकते हैं। तो ये मैंने CA दिशा लिख दिया, CA दिशा में। चूंकि बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने शून्य माना है, इसलिए जो बिंदु C है वहां पर E1 और E2 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि E1 और E2 विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये परिमाण में भी समान होंगी तो C पर परिणामी क्षेत्र शून्य हो जाएगा। इसलिए C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य के लिए E1 और E2 को हम बराबर करके चल रहे हैं। तो हमने E1 = E2 लिया। E1 की वैल्यू को हमने नोट किया 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻−19 अपॉन x² इक्वल टू में हमने E2 की वैल्यू रखी 9 × 10⁻9 × 20 × 10⁻−90, 20 × 10⁻90 और अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 × 10⁻9 कैंसिल होगा, साथ में 10⁻19 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 5/x² इक्वल टू 20/2 - x का स्क्वायर आएगा। यहाँ से 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 1/x², और ये 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 - x का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2/2 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ने के बाद 1/x इक्वल टू आएगा 2/2 - x। अब इसके हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2x इक्वल टू आएगा 2 - x, तो 2x x की तरह प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 2, तो यहाँ बनेगा 3x इक्वल टू 2, तो ऐसे x आएगा 2/3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आ गई है। जो हमने माना था कि x डिस्टेंस पर विस्तृत बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला आवेश था उससे 2/3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य